डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सफलता लाए। आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में एनसीईआरटी का जो समरी कोर्स चल रहा है उसमें हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्लास 11 के अध्याय 8 स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोकतंत्र के बारे में, स्थानीय शासन 73 और 74 जिस तरीके का शासन हुआ था और संशोधन हुआ था, इसके अलावा जो राज्य चुनाव आयुक्त वगैरह है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से केंद्र का विकेंद्रीकरण हुआ है। देखिए, केंद्र स्तर पे हुआ है, राज्य स्तर पे हुआ है, और जो तीसरा स्तर है वह स्थानीय स्तर है, जिसमें हम ग्राम पंचायत और नगर निगम आदि को देखेंगे। जो ग्राम स्तर पे भी है और नगर निगम के स्तर पे भी हमें कुछ निकाय देखने को मिलते हैं जो जनता की इच्छाओं को या जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नियम कानून लागू करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शासन में जनता की भागीदारी हो और सक्रिय भागीदारी हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी भी प्रकार का जो कानून बनाया गया है वह सिर्फ केंद्र में बना हुआ है और वह राज्य में बना हुआ है और वह लोगों पर थोप दिया जाए या लोग उनको ऐसे ही अप्लाई कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सक्रिय भागीदारी होती है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जब छोटे स्तर पे विकेंद्रीकरण होता है, तो एक जनता के हर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह सरकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा जो हम देखेंगे कि हमने ये देखा विकेंद्रीकरण हो रहा है लगातार। हम देख रहे हैं कि पहले केंद्र स्तर पे हुआ है, फिर राज्य स्तर पे हुआ है, फिर स्थानीय स्तर पे भी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में जिस प्रकार की विविधता है, जिस प्रकार की जनसंख्या है, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न आर्थिक समूह के लोग जिस तरीके से रहते हैं, उनके लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए एक व्यक्ति द्वारा या एक सरकार द्वारा कानून बनाना उचित नहीं होगा, और वह उनको मतलब एक तरीके से ना वह पूरा कर पाएंगे और ना लोग सेटिस्फाई होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार कानून देखने को मिलता है। इसलिए हमें ग्राम स्तर पे या नगर स्तर पे भी निकाय देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 73 और 74 संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों ही संशोधन संविधान में बाद में हुए हैं। ठीक है, और ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि यूपीएससी में तो के प्री और मेंस में तो इसके जुड़े सवाल हमें देखने को मिलते ही हैं। उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस में इससे कई सवाल हमें देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल बेसिस पे भी मिलते हैं और थ्योरेटिकल सवाल या बोलते हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, 11वीं सूची में कितने विषय शामिल है? 17, 19, 23 या 29? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजसत्ता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना होकर जनता में निहित न होती है। ठीक है, इसमें सार्थक भागीदारी होती है और सरकार की जवाबदेही होती है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन, सक्रिय भागीदारी और उद्देश्य पूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम हमने, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि जो काम स्थानीय स्तर पे किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों के ही हाथ में रहने चाहिए। आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से ज़्यादा स्थानीय शासन से ज़्यादा परिचित होती है। ठीक है, मतलब ऐसा उनके साथ एक परिचय वाली भावना रहती है, लोगों को अपनापन जुड़ाव होता है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि स्थानीय शासन में लोग ज़्यादा सुरक्षित या लोग अपनी बातें ज़्यादा कहने के लिए आतुर रहते हैं। अब हम जानते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अलावा इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो गांव और जिला स्तर के जो शासन होते हैं हम उसे स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नज़दीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्चे में हो जाता है। ठीक है, और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि स्थानीय शासन के विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं तो नागरिकों को जो रोजमर्रा की समस्या है वह बहुत आराम से हो जाती है। जैसे कि अगर किसी बड़े स्तर पे कुछ समस्या को पहुंचाना होगा तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा। कोई छोटी मोटी भी अगर समस्या होगी और बड़े स्तर तक पहुंचाई जाए तो बहुत समय लगेगा, तब तक समस्या का कोई रेविलेंट नहीं बचेगा। ठीक है, वह चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर हम देखेंगे कि जब स्थानीय स्तर पर जो समूह बने गए हैं या स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत या नगर निकाय बने हुए हैं, यह लोगों की समस्या, नगर के गांव के लोगों की समस्या बहुत आसानी से सुलझा सकती है।
अब हम देखते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का विकास क्या हुआ। अच्छा, तो अब देखेंगे तो भारत में स्थानीय शासन का विकास अभी का नहीं है कि हम आज़ादी के बाद का या आज़ादी के समय का, नहीं, ये ऐसा नहीं, ये वैदिक काल से चलता आ रहा है। भारत में हम देखेंगे कि स्थानीय शासन का इतिहास बहुत पुराना है। इसका स्वरूप है वो समय के साथ बदलता रहा है। पंचायती राज जो है वह उसी का एक आधुनिक रूप है। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि वैदिक काल में भी गांव के मुखिया होते थे और जिसका चुनाव हम ग्राम परिषद के द्वारा किया जाता था, और जो वहाँ के रोजमर्रा के जो निर्णय थे वह लेते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध काल के समय भी हमें ग्राम में ग्राम नियोजक देखने को मिलते हैं। इनका भी जो प्रमुख वही कार्य होता था। मौर्य काल, गुप्त काल, इनमें एक राजा होने के बावजूद एक गांव में एक प्रमुख को बनाया जाता था, जो जो कि वहाँ के बुजुर्ग या कोई एक होते हैं ना, अनुभवी व्यक्ति हो सकते थे, जो राजा के विरुद्ध, जो राजा को अपनी गांव की रिपोर्ट एक तरीके से दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम मुगल काल में देखेंगे तो मुगल काल में जमींदारी प्रथा और नगरों के विकास पर अधिक बल दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वशासन में हमने देखेंगे कि थोड़ा काफी कम ध्यान दे रहे थे, जिससे यहाँ पे पतन देखने को मिलता है। फिर आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में तो स्वशासन की स्थिति काफी बुरी थी। फिर हम देखते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रस्तुत किया और उसके बाद स्थानीय आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ हुआ है, और इन्हीं को, लॉर्ड रिपन को, हम कहेंगे स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमें प्राचीन भारत में कई जैसे समुदाय देखने को मिलते हैं, जैसे सभा समिति, जो कि एक तरीके से शासन के रूप में कार्य करते थे। स्वतंत्र भारत में संविधान की जो स्थापना हुई है, जो वह हुई है 73 और 74 के संशोधन में, स्थानीय शासन को बहुत मजबूत आधार मिला है। इससे पहले 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इस क्षेत्र में एक प्रयास था जिसकी पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास के तक एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और यह निकाय क्यों था? यह निकाय वित्तीय मदद के लिए था, जिसके कारण ऐसा ना हो कि वे लोग ज्यादा लोग प्रदेश या केंद्र सरकार पर निर्भर हो। ठीक है, अच्छा, स्थानीय शासन की आवश्यकताएं क्या हैं? स्थानीय शासन की आवश्यकता लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, इससे लोगों की अधिकतर भागीदारी होती है और लोगों की जो समस्याएं हैं वह स्थानीय स्तर पर काफी अच्छे ढंग से सुलझाई जा सकती हैं। और एक अच्छे लोकतंत्र की यह बहुत जरूरी है कि शक्तियों का बंटवारा हो। अगर शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रीकृत रहती है तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक तानाशाही का व्यवहार देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि स्थानीय शासन किस तरीके से जुड़ा हुआ था और यह किस दो क्षेत्रों में बटा है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र भी 3 स्तर पे बटा हुआ है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और नगरीय क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में। हम इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है, और सभी प्रदेशों में अधिकतर हमें त्रिस्तरीय ढांचा देखने को ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम इसके अलावा ये जो है 73 ग्रामीण वाला जो है वो 73वें अनु संशोधन से आया है, और नगरीय वाला 74 संशोधन से आया है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप है, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शासन की रुचि आती है, राजनीतिक परीक्षण मिलता है और सरकार पर बोझ कम होता है। सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या में हर किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे सकती, या हर ग्राम स्तर पे या नगर स्तर पे ध्यान नहीं दे सकती, तो इसलिए सरकार पे भी बोझ कम होता है। इसके अलावा स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार इन निकायों का निर्माण होता है, तो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार इनका विकास भी होता है। और हम फिर देखेंगे कि स्वावलंबन में बहुत ज़रूरी है। एक प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक ग्राम नगर, हम देखेंगे कि इस वजह से काफ़ी स्वावलंबित देखने को मिलते हैं। और परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। हम बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी गांव में एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, एक बहुत अच्छी पहल चल रही है, जिसकी वजह से अगल बगल के जो गांव होते हैं या शहर होते हैं वह भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 73 संशोधन के बारे में। इसमें क्या अधिनियम है, इसके बारे में क्या बताया गया है। जो ये 73वां संशोधन है वह ग्राम के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। इसका जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। इसमें गांव के शासन के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा दिया गया है, और इसका जो चुनाव होता है वह तीनों स्तर पर सीधे जनता द्वारा होता है, और इसकी निकाय की अवधि 5 वर्ष की होती है। मतलब चुनाव की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष की होती है। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि आरक्षण भी मिलता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण है। और अगर प्रदेश सरकार चाहे तो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है। इस आरक्षण का सबसे बड़ा जो लाभ हमें देखने को मिलता है कि कई जगह पे, कई ग्राम स्तर पे हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं सरपंच के पद पे कार्य करती हैं। भारत में अनेक देशों में हम आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखेंगे कि वहां पर जो है 73 संविधान के प्रावधानों को दूर रखा गया, परंतु वहां पे 1996 में एक अलग कानून बना के पंचायती राज के प्रावधानों को इन क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, हम देखते हैं कि पंचायती राज का जो ये अधिनियम है वह इतना ऐतिहासिक क्यों है। अच्छा, हमें जैसे पता है कि सन 1992 में 73 संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला था और यह एक तरीके से ग्रामीण स्तर पे बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक कदम है। इसको संवैधानिक दर्जा 1992 से पहले यह जो था वह एक नीति निर्देशक तत्वों में इसका जिक्र था और उसके बाद इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। यहाँ पे से हमें त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया है। इसके अलावा हम जब देखेंगे कि 1992 से पहले चुनाव में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी, लेकिन अब सभी स्तर पे मतदान द्वारा ही चुनाव होता है और उसी द्वारा किसी तरीके से लोगों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा आरक्षण व्यवस्था, पहले कोई व्यवस्था नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में इसमें शामिल की गई थी और 11वीं अनुसूची के द्वारा इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। अब 29 स्थानीय विषयों पर कार्य करने की इनको शक्ति प्रदान की गई है। इसके पहले हम देखें कि जो पंचायत का चुनाव था वह नियमित नहीं था। अब पंचायतों का कार्यकाल निर्धारित है, 5 वर्ष के बाद उनके नियमित रूप में चुनाव होते हैं और ग्राम सभा को पहले संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन अब ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और इन्हें कई अधिकार भी प्राप्त है। हम देखेंगे कि जो ये पंचायती राज अधिनियम है वह बहुत ही बोलते हैं ना, विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। एक हर स्तर पे एक व्यक्ति जो सरकार से जुड़ा हुआ है और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। गांधी जी का जो स्वशासन की जो एक सपना था, जो उन्होंने देखा था, वह पंचायती राज व्यवस्था उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं 74 जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो नगर पालिका की रचना थी वह किस तरीके से की गई थी और किस तरीके से इनकी 12वीं सूची में यह प्रयोग किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका को 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें भी यही जैसे मैंने आपको बताया, और इसका संबंध शहरी स्थानीय संबंध यानी कि नगर पालिका से। यहाँ पर भी हमें 3 प्रकार के स्तर पर चीज़ें देखने को मिलती हैं इस अधिनियम में। जैसे जो प्रमुख जो दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहर है वहाँ नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भी सभी व्यक्ति वयस्क मताधिकार द्वारा एक समान परिषद चुनी जाती है और वहाँ चुनाव होता है। इन चुने हुए सदस्यों को पार्षद या काउंसलर कहते हैं। पूरे नगर निगम में चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे महापौर या मेयर कहा जाता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और नगर निकाय के पंचायत भंग होने के अंदर अगर 6 महीने के अंदर उनका चुनाव करना हमें अनिवार्य होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इनका भी संवैधानिकरण किया गया है, इनका विकास हमें देखने को मिलता है और यह बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से शहरी इलाकों में जहाँ पे स्थानीय संख्या काफ़ी कम होती है या कम पुरुष के लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे ये संशोधन लागू होता है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1994 से 2016 की अवधि के बीच में स्थानीय निकायों के चुनाव में कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में लगातार संख्या में बढ़ोतरी हुई है और महिलाओं की शक्तियों में और आत्मविश्वास में भी लगातार वृद्धि हुई है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ पाता है। अब हम देखते हैं राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं और राज्य वित्त आयोग के बारे में। देखिए, प्रदेश के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे और इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी वह होती है कि वह पंचायती राज व्यवस्थाओं और नगर निगम चुनाव कराए। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था कि एक चुनाव आयुक्त जो निर्वाचन आयोग बना हुआ है वह केंद्र सरकार और राज्य स्तर पे चुनाव कराता है। ठीक है, और जो राज्य चुनाव आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की जाती है उसका जो कार्य होता है वह पंचायती स्तर और नगर निगम अर्थात स्थानीय स्तर पे इस तरीके से चुनाव कराता है। और फिर आता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग प्रदेशों की सरकार इसका आयोग को बनाती है और प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग बनता है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखता है और प्रत्येक
गांव द्वारा, नगर निगम द्वारा यह सरकार के पास संदेश पहुंचाता है, या उनके प्रस्तावों को के अनुसार माना जाता है कि किसे कितने धन की आवश्यकता है, किस तरीके से किसको कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि केंद्र स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग गठन इसी तरीके से किया गया है। वित्त आयोग एक रिपोर्ट पेश करता है केंद्र सरकार के सामने, वो बताते हैं कि किस राज्य को कितना पैसा चाहिए, किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए और किसको कितना नहीं देना चाहिए, कितनी किसकी आवश्यकता है। उसी तरीके से राज्य का भी वित्त आयोग कार्य करता है। और अब हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में किस तरीके से जो विषयों का स्थानांतरण किया गया है। देखो, संविधान के संशोधन के द्वारा 29 विषय को स्थानीय शासन के हवाले कर दिया गया, और ये सारे के सारे जितने भी विषय हैं वह स्थानीय विकास तथा कल्याण के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये इन्हें हम 11वीं अनुसूची के विषय कहते हैं। इनमें इस जो आपके सामने लिस्ट है, ये सारे विषय जो है ये हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्थानीय शासन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कृषि होती है, सिंचाई होता है, उद्योग जो लघु उद्योग हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिस, ग्रामीण विद्युतीकरण, और जो जिस प्रकार के उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए हैं। शिक्षा स्तर पे प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा शामिल है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके साथ साथ हम पुस्तकालय और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, महिला विकास और बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके के लिए यानी कि SC ST के लिए, या सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, इन सभी में ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और ये इस पे ये जो इनकी अंतर्गत आता है, और इसके अलावा इनको ये इसके हवाले किया गया है। अब हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के समय समस्याएं क्या हैं, किस तरीके की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि स्थानीय निकायों के पास अपना कहने वाला धन बहुत कम होता है, और ये जो प्रदेश और केंद्र सरकार पर काफ़ी वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इसकी वजह से इनकी जो काम करने की क्षमता है उसका बहुत ज़्यादा क्षरण देखने को मिलता है। ठीक है, और सरकारी खर्चों के जब ये अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कई बार इन्हें सही से सामान नहीं मिलता है, सही से जो फंड नहीं मिलते हैं। इस वजह से इनकी कई बार जो कार्य होता है वह पूरे नहीं हो पाते। इसके अलावा जो जनता जो है वह पूरी तरीके से जब जागरूक नहीं होती है, तब वह अपने चुनावों में या किस तरीके के कार्यक्रमों में जब भाग नहीं लेती है, उस स्तर पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये निकाय बहुत नुकसानदेह होता है, या इनके सामने ये समस्याएं आती हैं। अच्छा, इनसे हमें ये पता चलता है कि जो स्थानीय संस्थाएं के जो निकाय है वह एक एजेंसी की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू रखते हैं। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का यह मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, आखिरकार मतलब लोकतंत्र का, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया कि यही मतलब है कि सत्ता की भागीदार होना। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि इन प्रावधानों को जामा पहनाया जाए, मतलब इन प्रावधान जितने हमारे संविधान में दिए हुए हैं उनको वापस से पहनाया जाए, और रियल लाइफ में, रियलिटी में इनको लेके आया जाए। तो अच्छा, आते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि 11वीं सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो इसका उत्तर है 29। जैसा मैंने आपको बताया, अभी 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो से जुड़े रहें, और इसके साथ साथ हमें PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।